हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। और उसमें से हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड और फिर स्क्वायर प्लैनर में। तो ये जो अलग अलग क्रिस्टल फील्ड में अलग अलग प्रकार का स्प्लिटिंग हो रहा था डी ऑर्बिटल्स का, यह बेसिकली डिपेंड कर रहा था उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड्स अप्रोच करेंगे CMI को, वे किस डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। यदि मेटल का डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन और लिगैंड के आने का ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन से हो तो फिर स्प्लिटिंग ज़्यादा होता था। और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रकार का था जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डील करने वाले हैं वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा। जैसे लास्ट क्लास में कल थोड़ा सा बात हम लोग डील किए थे कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग है यह ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल से, और फिर देखे थे कि जो स्क्वायर प्लैनर का स्प्लिटिंग है एनर्जी उसका वह ज़्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल से। तो इस एनर्जी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल फील्ड में किस प्रकार का स्प्लिटिंग एनर्जी होगा या किस में ज़्यादा होगा कम होगा, कैसे इसको हम लोग जानेंगे, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेल्टा के वैल्यू को जो है प्रभावित करते हैं, मतलब यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। ओवरऑल हम लोग को यही जानना है। तो इसमें से सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब बोल रहा है कि यदि सेम मेटल हो, सेम लिगैंड्स हों, सेम ज्योमेट्री हो, तो इस केस में यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का। वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेम मेटल है, उस मेटल से जुड़े हुए लिगैंड्स सभी सेम हैं, इक्वल नंबर में भी है और सेम भी है, ज्योमेट्री भी उसका सेम है। तो यदि ये तीनों चीज़ सेम है तो उस केस में यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट का। मतलब उस मेटल पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वह उतना ही अधिक होगा। रीज़न क्या है इसका, तो उसके पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CO H2O का होल 6 2+ और एक कॉम्प्लेक्स ले लें CO H2O का होल 6 पर ट्रिपल+। कोबाल्ट यहाँ मेटल है, यहाँ भी कोबाल्ट है, 6 H2O लिगैंड्स है, यहाँ भी 6 H2O लिगैंड्स है। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2, यहाँ +3, मतलब यहाँ जो सेंट्रल मेटल आयन है CO++ और यहाँ है CO++। तो इस केस में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करोगे तो जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है वह है इसके लिए 92,000 या 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके लिए जो वैल्यू है वह है 20,760 सेंटीमीटर इनवर्स। या डेल्टा वो का वैल्यू है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चूँकि दोनों का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, एक इनर ऑर्बिटल है दूसरा आउटर ऑर्बिटल है, लेकिन है जो ये दोनों ऑक्टाहेड्रल ही है। सब कुछ लगभग सेम है, बस अंतर है केवल यहाँ चार्ज का कि कोबाल्ट पे यहाँ 2+ चार्ज है, यहाँ 3+ है। 2+ चार्ज था तो 9200 सेंटीमीटर इनवर्स इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, 3+ आ जाने से इतना, मतलब देख रहे हो कि लगभग 2 गुना जो है हो जा रहा है यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्यों ऐसा हुआ? तो देखो सिंपल सी बात है कि यदि मेटल पे चार्ज ज़्यादा हो
तो मेटल पे चार्ज ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि इसके डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कम है। आखिर यहाँ Cu2+ की बात करेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन है 3d7। यहाँ हम लोग बात करेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6। कोबाल्ट ट्रिपल+ का 3d6 हो जाएगा। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे यदि हम लोग देखें तो कोबाल्ट ट्रिपल+ का साइज जो है छोटा होगा कोबाल्ट डबल+ से, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा इसका हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो इसके डी में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा वह लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को उतना ही अंदर तक जाके अप्रोच करेगा। जैसे मान लो कि यह सेंट्रल मेटल आयन है, इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगैंड यहाँ से आना चाह रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि लिगैंड भी अपना नेगेटिव फील्ड को रखता है मेटल की तरफ। तो मेटल का भी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड का भी यहाँ नेगेटिव फील्ड है, तो दोनों सेम फील्ड है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच रिपल्सन तो होगा ही होगा। अब बोल रहा है कि यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो ज़्यादा अंदर तक घुस सकता है, लेकिन वही यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको अंदर तक घुसने से रोकेगा लिगैंड को। अब यह लिगैंड जितना अंदर तक घुसेगा, जितना ज़्यादा क्लोज जाएगा मेटल का, उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, मतलब ऑर्बिटल्स के बीच का सेपरेशन उतना ही बढ़ेगा। मतलब कि यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका वैल्यू उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। तो मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या क्या हम बात बताए। पहला बात कि उसका साइज छोटा होगा, और छोटा साइज होगा तो लिगैंड्स के ज़्यादा नज़दीक रह सकता है, मजबूत बॉन्ड बना सकता है, और कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने से डी में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और डी में जब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो लिगैंड ज़्यादा अंदर तक जा सकता है, मेटल से ज़्यादा क्लोज हो सकता है, और जितना ज़्यादा क्लोज होगा लिगैंड इस मेटल के, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है उतना ही ज़्यादा करेगा, मतलब यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही अधिक होगा। तो एक ही एक्सप्लेनेशन हुआ। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का संख्या। तो बोल रहा है कि इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज लो, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब हुआ 3D सीरीज, 4D सीरीज या 5D, तीनों में से कोई एक, और उस केस में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो मेटल का, लिगैंड सेम हो और ज्योमेट्री भी सेम हो, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन का संख्या अलग हो, ऐसा। तो इस केस में बोल रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, लिगैंड सेम, ज्योमेट्री सेम, अंतर क्या है डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का। तो इस केस में बोल रहा है कि डी में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वह उतना ही क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखें, जैसे एक है COH2O का होल 6 पे 2+, एक लेते हैं NiH2O का होल 6 पे 2+। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है CO++, यहाँ है Ni++। कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d7, इसका 3d8। वही यदि एनर्जी की बात करोगे तो इसका 9200 सेंटीमीटर इन्वर्स, इसका होता है 8500 सेंटीमीटर इन्वर्स, ऐसा। अब यहाँ से समझोगे तो यही बात अभी समझा है इसको
कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन ओवरऑल डी का इलेक्ट्रॉन अलग है, और डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन अलग है इसी के चलते तो वहाँ लिगैंड घुस नहीं पाएगा उस सेंट्रल मेटल आयन के एरिया में। कोबाल्ट यहाँ है, मान लो ये कोबाल्ट है, निकेल है, मान लिया जाए निकेल हुआ, इसका यहाँ ये जो डी है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके डी में 8 है। तो यहाँ डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो लिगैंड जब इसको अप्रोच करेगा तो उतना अंदर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है अपना नेगेटिव फील्ड से लिगैंड को वहाँ तक पहुँचने से रोकेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ लिगैंड घुसना चाहेगा तो इसके तुलना में तो ज़्यादा बेहतर से इससे अप्रोच करेगा, और लिगैंड जितना ज़्यादा बढ़िया से अप्रोच करे सेंट्रल मेटल आयन को, वह ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग उतना ही ज़्यादा करेगा। मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस था हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी सेट ऑर्बिटल का, या उतना ही अधिक होगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल एक ही बात समझना है दोनों पॉइंट से कि डी में यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो लिगैंड उस सेंट्रल मेटल आयन के बहुत नज़दीक नहीं जा पाएगा। रीजन कि वह इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव फील्ड लिगैंड के नेगेटिव फील्ड को रिपेल करेगा, उसको दूर ही धकेलेगा, नज़दीक आने नहीं देगा। इसलिए डी में जितना कम इलेक्ट्रॉन रहे लिगैंड उतना अंदर तक जाएगा और फिर वह उतना ही ज़्यादा ऑर्बिटल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसका उतना ही अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हुए। अच्छा, इसमें से एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा, वो तो बोल रहे हैं एनर्जी, लेकिन इसका यूनिट लिख रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका कैसे यूनिट हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स होता है वेव नंबर का यूनिट। तो यह सेंटीमीटर इनवर्स को आप जूल में बदल सकते हो, और जब बदलोगे तो उसके लिए जो डाटा है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर होता है 1.986 इंटू 10⁻⁻23 जूल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में ही लिखते हैं, लेकिन इसको जूल से कोरिलेट करोगे तो यह रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर उतना जूल होता है। तो चूँकि जूल में लिखोगे तो ऐसे पावर वगैरह करके लिखना होगा। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको सिंपल सा नंबर में लिखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट से ओवरऑल एक ही रिजल्ट आया, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल जितना कम रहे लिगैंड उतना अंदर तक जाएगा उसमें, और स्प्लिटिंग उतना ही ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द d orbital of CMI, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द d ऑर्बिटल ऑफ CMI, कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो d ऑर्बिटल है वह किस सेल का है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब वह सेल के बारे में बतलाता है, तो किस सेल का है वह d ऑर्बिटल, उस पर भी डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू। तो इसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स हम लोग लेकर के चले पहले एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ हम लोग ले लें कॉम्प्लेक्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, उसके लिए n का वैल्यू, और यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो जैसे CO NH3 का होल 6 पर 3+, इसी ग्रुप का कोबाल्ट के नीचे रोडियम NH3 का होल 6 3+, उसी के नीचे इरिडियम NH3 का होल 6 पे 3+। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करोगे तो कोबाल्ट का यहाँ 3d6, इसका 4d6, इसका 5d6। n मतलब यह d के साथ जो क्वांटम नंबर जुड़ा हुआ है, दिस वन इज 3 4 5। और इस डेल्टा O की बात करें हम लोग तो इसके लिए है यह वैल्यू 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके लिए है 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके लिए है 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये डाटा देख करके जो बात अभी तक हम लोग समझ पा रहे हैं
वह क्या कि जैसे जैसे यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ने से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि यह एन का वैल्यू बढ़ने से क्यों इस डेल्टा ओ का वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। बस एक बात याद रखना कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को कितना अप्रोच कर पा रहा है, उसके कितना क्लोज जा पा रहा है। लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के जितना ज़्यादा क्लोज जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही अधिक होगा। तो इसको वैसे समझेंगे कि यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है कौन, CO ट्रिपल प्लस, और इसका D है किस सेल का, थर्ड सेल का, तो मान लो कि यह D हुआ। उसी प्रकार से यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है रोडियम ट्रिपल प्लस, यहाँ D किसका है, फोर्थ सेल का। हम लोग जानते हैं कि सेल बढ़ने से ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ फिर इसके ऑर्बिटल को इतना बड़ा दिखा दो। डबल डम्बल होता है D का, लेकिन हम लोग वैसे ही समझने के लिए बस साइज को कंपेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस केस में जो है इरिडियम ट्रिपल प्लस है, और यहाँ जो D है फिफ्थ सेल का है, तो थर्ड से बड़ा 4, उससे ज़्यादा फिफ्थ, तो यहाँ का D और भी बड़ा होगा। उसके बाद यदि आप देखो तो D में इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को दिखला दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, यहाँ भी दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे यहाँ दिखाओ 1 2 3 4 5 6। तो अंतर हो रहा है D ऑर्बिटल के साइज या D सबसेल के साइज पे। इलेक्ट्रॉन सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन ऑर्बिटल का साइज अलग अलग हो, वॉल्यूम, तो इस केस में जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा। तो यहाँ देख रहे हो कि छोटा जगह में 6 इलेक्ट्रॉन है, माने कम वॉल्यूम में ज़्यादा, तो इसका डेंसिटी अधिक, उससे कम डेंसिटी इसका होगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होने का मतलब हुआ कि गैपिंग बहुत ज़्यादा है, गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अब लिगैंड है, उसको अप्रोच करना है इस सेंट्रल मेटल आयन को, तो ज़रा सा बताओ कि यहाँ आसानी से अप्रोच करेगा कि यहाँ करेगा कि यहाँ करेगा। हम क्या बोले, सब जगह लिगैंड अप्रोच करेगा तो अपना नेगेटिव फील्ड को रखेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, सब जगह नेगेटिव फील्ड को उधर रखेगा। जब लिगैंड अपना नेगेटिव फील्ड लेकर के जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव लगा रहा है ना, बोले कि इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने से रोकेगा, तो वो केस सब जगह है। लेकिन चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बड़ा ऑर्बिटल का साइज होने के चलते इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, गैपिंग ज़्यादा है, तो यह लिगैंड सबसे ज़्यादा क्लोज हो सकता है सेंट्रल मेटल आयन का। जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़े नज़दीक है तो यहाँ इस लिगैंड को थोड़ा बहुत रोकेगा, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस लिगैंड को इस कोबाल्ट तक पहुँचने में तो बड़ा ही हालत ख़राब हो जाएगा, यहाँ मुश्किल ही हो जाना है बहुत ज़्यादा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से बेसिकली जानो कि इसमें D ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। D ऑर्बिटल का साइज बढ़ने का मतलब हुआ कि डिफ्यूज्ड हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब कि यह लिगैंड इस सेंट्रल मेटल आयन को काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करेगा, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाएगा, और लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के जितना ज़्यादा क्लोज जाए वह उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, और वह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका वैल्यू उतना ही अधिक होगा। तो समझ गए बात को। एग्जाम में जो है एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे, पूछेगा बताओ इसमें सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका होगा, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है कि आउट ऑफ दिस वन हैज़ हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वाई। D इलेक्ट्रॉन सेम, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम, लिगैंड सेम, ज्योमेट्री सेम, ओनली वन चीज़ इज डिफरेंट विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ D ऑर्बिटल।
तो ओवरऑल इसी पे डिपेंड करेगा। इस पर कैसे डिपेंड करेगा बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतलाता है सेल को, और जब सेल का साइज बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा, तो उसमें जो ऑर्बिटल है उसका भी साइज बढ़ेगा, और ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने का मतलब कि लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को बड़ा अच्छे से अप्रोच करेगा, उसके क्लोज जाएगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, तो फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें फोर्थ फैक्टर जिस पर कि डिपेंड करेगा डेल्टा का मैग्नीट्यूड, यह है नेचर ऑफ लिगैंड्स। नेचर ऑफ लिगैंड्स, देखो बताएं कि लिगैंड्स या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे या फिर लिगैंड्स न्यूट्रल हो सकते हैं। रेयरली ही लिगैंड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। लिगैंड नेगेटिवली चार्ज्ड हो या न्यूट्रल हो फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रोड्यूस करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और यह जो नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वह अलग अलग लिगैंड के द्वारा अलग अलग मैग्नीट्यूड का है। माने कोई लिगैंड ज़्यादा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई लिगैंड कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता है, वो करेगा प्रोड्यूस कौन सा फील्ड, नेगेटिव। और लिगैंड नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसी में हम लोग देखे थे कि मेटल के पास जो डी में इलेक्ट्रॉन है उसका भी नेगेटिव फील्ड है, तो यही नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन होने के चलते ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है। इतना बात हम लोग देखे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, इसको बोला जाए कि ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव फील्ड, और दूसरा लिगैंड हो जाएगा जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव फील्ड। तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब कि लिगैंड से उसका रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, और लिगैंड से रिपल्सन ज़्यादा होगा मतलब वो ऑर्बिटल को ज़्यादा क्या करेगा, लिगैंड ही है, तो लिगैंड जो है वह नेगेटिव फील्ड ज़्यादा मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि उसका जो डी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन है वह ज़्यादा होगा, और डी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, और उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगा, अधिक। तो वैसे लिगैंड्स जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड के नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उनका डी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन भी अधिक होगा, और डी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन अधिक होगा तो वह ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग भी ज़्यादा करेंगे, और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स भी बोलते हैं। जबकि दूसरे तरफ वे लिगैंड्स जो कम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वह सेंट्रल मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन से रिपेल कम होंगे, तो उस केस में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कम होगा, माने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहेगा, और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग वीक लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड बोलेंगे। जैसे जितने भी हैलोजन है F-, Cl-, Br-, I-, OH-, ये सारे बेसिकली वीक फील्ड लिगैंड्स हैं। और इधर आओगे तो Cn-, NO2-, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल एनायन, ऐसे ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लिगैंड्स जो स्ट्रॉन्ग और वीक यहाँ हो रहा है, इसको तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी देखे थे कि VBT बोलता था स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड्स के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है तो वह इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देगा, वीक लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन वह स्ट्रॉन्ग और वीक किस आधार पे बोला था लिगैंड्स को, इसका एक्सप्लेनेशन उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था। तो वही एक्सप्लेनेशन जो है अब हम लोग को यहाँ से पता चल पा रहा है कि वे लिगैंड्स जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे
वे मेटल का डी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रिपेल होंगे और उस केस में उस सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग भी क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल का, एनर्जी डिफरेंस उतना ही अधिक, मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वह उतना ही ज़्यादा होगा। और यदि कम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वह लिगैंड तो कम रिपेल होगा, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कम होगा, मतलब वह एनर्जी डिफरेंस जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वह क्या होगा, कम। तो इसी स्प्लिटिंग पावर के आधार पे लिगैंड्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो बहुत सारे कॉमन लिगैंड्स हैं उन सारे लिगैंड्स को उसके स्प्लिटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और यह एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग लिगैंड्स लिए गए और सारा लिगैंड्स लेने के बाद सबके लिए डेल्टा का वैल्यू निकाला गया और उस आधार पे फिर सारे लिगैंड्स को उसके स्प्लिटिंग पावर के रूप में जो है अरेंज किया गया। तो जो अरेंजमेंट मिला वह जो सीरीज है अरेंजमेंट का, उस सीरीज को जो है हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो उसमें से कौन कौन से लिगैंड्स, कुछ कॉमन लिगैंड्स हैं उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे सबसे कम स्प्लिटिंग पावर है आयोडाइड का, अपने सबसे वीक लिगैंड हुआ। इससे ज़्यादा है ब्रोमाइड का, इससे ज़्यादा सल्फाइड, फिर थायोसाइनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, उसके बाद ऑक्साइड H2O, ग्लाइसिन NH3 और पिरीडिन दोनों का लगभग सेम, उससे थोड़ा ज़्यादा इथिलीन डायमीन, फिर नाइट्राइट, मिथाइल एनायन, फिनाइल एनायन, उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फिर साइनाइड और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो सारे लिगैंड्स को अरेंज किया गया है तो यह एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पे, जैसे बोले कि मान लो कोई इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लिया गया Ml6 3-, अब इसी में L के जगह एक बार I रखा गया, एक बार Br रखा गया, एक बार S रखा गया, इस टाइप का। अब इसमें जब अलग अलग लिगैंड्स रखे गए तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा वो इसका अलग अलग वैल्यूज आया। तो उसमें से सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा था किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा था, इसका मतलब कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था उस सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल, इसलिए सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी उसी के केस में हुआ। और इस आधार पे ही इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड बोलेंगे। बेसिकली इसमें से अमोनिया को जो है बॉर्डर लिया जाता है और अमोनिया के पहले इधर जितने भी हैं ये सारे वीक लिगैंड्स कहलाते हैं, मतलब जितने वे लेफ्ट होंगे उतना ही वीक और जितने राइट होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग। और यही जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि जो कॉमन लिगैंड्स हैं उन सारे लिगैंड्स को जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो अरेंजमेंट मिलेगा उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें से जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो केमिकल मतलब ये सारे केमिकल स्पीसीज हैं और स्पेक्ट्रो इसलिए वर्ड लगाया ना क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इसको स्टडी किया गया है, इसलिए जो हम लोग इसमें स्पेक्ट्रो वर्ड लगाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको आप याद रखोगे, बड़ा मदद करता है। और बताए कि इस अमोनिया को बॉर्डर लाइन लेकर के चलना है। जनरली इसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही हम लोग रखते हैं। ये बॉर्डर लाइन है, इसके पहले वाले सारे वीक, मतलब इसमें जितना लेफ्ट आते जाओगे उतना वीकनेस बढ़ते जाएगा लिगैंड का और जितना राइट जाते जाओगे उतना उसका पावर बढ़ते ही जाएगा। तो ऐसे करके कुछ स्ट्रॉन्ग लिगैंड को ही आप याद रख लो, वीक तो फिर वैसे ही याद रह जाएंगे ऐसे। लेकिन इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखना है क्योंकि इस आधार पे हम लोग काफ़ी कुछ जो है एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब बोल रहा है कि यह जो ऑर्डर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे लिगैंड्स को जो सजाया गया है, यह कॉम्प्लेक्स में मेटल केटायन, मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन है
उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट टेट्रा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है तो कुछ और स्प्लिटिंग पावर हो गया, ऑक्टाहेड्रल में है तो कुछ और हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये चाहे टेट्राहेड्रल में हो या ऑक्टाहेड्रल में हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हमेशा होना है। एक लास्ट इसमें है कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री। एक लास्ट इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। और इस ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 3, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये जो 3 कॉमन हैं, और एक है स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें सेंट्रल मेटल के अगल बगल 4 लिगैंड्स, इसमें सेंट्रल मेटल के अगल बगल 6 लिगैंड्स, और इसमें भी 4 ही लिगैंड्स। तो एक यदि नंबर ऑफ लिगैंड्स के आधार पे देखोगे तो यहाँ 4 हैं और यहाँ 6 हैं, तो ये 4 लिगैंड्स की तुलना में ये 6 लिगैंड जो है यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ 4 यहाँ 6, रेशियो निकालोगे तो 2/3 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ जो नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस होगा लिगैंड के द्वारा वह मात्र 2/3 होगा, किसके तुलना में, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में यहाँ ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा क्योंकि लिगैंड ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा लिगैंड्स होंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो डी इलेक्ट्रॉन जो है उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है उतना ही अधिक होगा। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो एक तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ देख लिए। दूसरा कि टेट्राहेड्रल में हम लोग देखे थे कि यहाँ जो मेटल का डी ऑर्बिटल था और लिगैंड वे कभी आमने सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि लिगैंड भी एक्सिस के बीच था, मेटल का डी ऑर्बिटल एक्सिस के बीच था, लेकिन वह लिगैंड के एकदम सामने आ जाएगा वैसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ था कि मेटल का डी यदि एक्स पे है तो इसका लिगैंड भी एक्स से ही आ रहा था, तो एकदम यहाँ सामने सामने हो जा रहा था। तो यहाँ मतलब ऐसे समझो ना कि जैसे 2 गाड़ियाँ जाकर के सामने से टकरा रही हैं तो ज़्यादा कॉलिजन होगा, लेकिन वही टकराया लेकिन हल्का किनारे से टकराया तो यहाँ उतना ज़्यादा कॉलिजन नहीं होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में चूंकि लिगैंड एकदम सामने से जाता है डी ऑर्बिटल के सामने, तो यहाँ ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा और यहाँ उतना सामने नहीं रहता है। तो यहाँ जो होता है सामना वह ज़्यादा करीबी हुआ, यहाँ थोड़ा दूर। तो बोल रहा है कि यहाँ जो लिगैंड और मेटल का ऑर्बिटल आमने सामने होता है मात्र 2/3 होता है। तो एक तो लिगैंड का संख्या भी 2/3, ऊपर से जो ऑर्बिटल आमने सामने आ रहा है वो भी 2/3। तो उस हिसाब से यदि आप निकालोगे डेल्टा टी तो वह बराबर होगा 2/3 इंटू 2/3 ऑफ डेल्टा ओ, मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो डेल्टा टी यहाँ कम हो गया डेल्टा ओ से। 2 रीजन कि टेट्राहेड्रल में सबसे पहले तो लिगैंड का संख्या कम होता है तो कम नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस होगा, और दूसरा कि इसमें मेटल का डी ऑर्बिटल लिगैंड के एकदम सामने कभी नहीं आता है, जबकि इसमें सामने आता है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो यहाँ फिर क्या माजरा है, यहाँ तो 4 ही लिगैंड है तो इसका भी तो टेट्राहेड्रल के आसपास ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्क्वायर प्लेनर का जो है वह ज़्यादा होता है। डेल्टा एस पी इज अबाउट 1.3 डेल्टा ओ। यहाँ तो 4/9 है ना, 4/9 मतलब कि 1 से कम हुआ, यहाँ 1 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ ज़्यादा क्यों हो गया, लिगैंड तो 4 ही है। तो इसका एक बेहतर एक्सप्लेनेशन क्या है, सो देखो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 3D मेटल से बनेगा जब लिगैंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या 4D और 5D मेटल से बनता है जब लिगैंड वीक हो, या स्ट्रॉन्ग दोनों हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिगैंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन 4D और 5D, मतलब यहाँ जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर D का वह ज़्यादा है। और इसके पहले अभी दोनों फैक्टर हम लोग एक्सप्लेन किए कि यदि लिगैंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो या फिर D ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर ज़्यादा हो तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में स्ट्रॉन्ग लिगैंड का होना और मेटल के आयन का 4D और 5D सीरीज का होना, यह दोनों जो है इसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और साथ ही साथ इसका जो स्प्लिटिंग हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, उसमें क्या देखे थे कि एनर्जी जो है dx2y2 का बढ़ जा रहा था और dz2 का घट जा रहा था।
तो ये जो एनर्जी और घट गया, ये जो और बढ़ गया, तो उसके चलते एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ गया ना। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ये लोवेस्ट एनर्जी में रहेगा, मतलब dz² ऑर्बिटल स्टेबलाइज होगा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा dx2y2 में, तो डी स्टेबलाइज होगा क्योंकि एनर्जी इसका क्या है, ज़्यादा। तो एक तो यहाँ स्प्लिटिंग के चलते एनर्जी डिफरेंस बढ़ रहा था। एनर्जी डिफरेंस क्यों बढ़ा, तो उसका कारण है लिगैंड का स्ट्रॉन्ग होना या फिर सेंट्रल मेटल आयन का 4d या 5d सीरीज से बिलोंग करना। तो ये 5 फैक्टर्स थे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखोगे, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सब्जेक्टिव बना करके रेयरली ही पूछेगा कि हाँ कौन से फैक्टर है जो डेल्टा को प्रभावित करेंगे, कभी नहीं। 5 पॉइंट से 5 अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग कर लोगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। धन्यवाद।